नमस्कार, मैं जेनी जॉन भारत की आवाज़ की ओर से बोल रही हूँ और आज का विषय है भीमा कोरेगांव हिंसा। भीमा कोरेगांव हिंसा से के बारे में फादर स्टैन स्वामी उनका लिंक बताया जाता है और उससे जुड़ी एक बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर आ रही है। फादर स्टैन स्वामी पर एक आरोप लगाया गया था जो अमेरिकी फॉरेंसिक फर्म ने फादर स्वामी के कंप्यूटर्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो 50 से अधिक फाइलें थी। उसमें जो डॉक्यूमेंट थे वो उन्होंने कहा है कि ये ऊपर से डाले गए हैं, मतलब कि उनको प्लांट किए गए हैं और जो उस फादर स्टैन स्वामी के कंप्यूटर में खुद नहीं थे, किसी और ने डाले हैं चोरी से। और मैसाचुसेट्स में स्थित एक डिजिटल फॉरेंसिक फर्म है जहाँ उन्होंने क्या किया कि फादर स्टैन स्वामी के कंप्यूटर से एक डॉक्यूमेंट लिया और लेकर उसकी जांच की, तो उसमें पता लगा कि 50 से भी अधिक उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कि गलत ढंग से उन्होंने डाले हैं, प्लांट किए गए हैं। दूसरे लोगों ने, एक हैकर है जो उस स्टैन स्वामी के कंप्यूटर को हैक करके वो डाला गया है फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। तो उस डॉक्यूमेंट में ऐसा है क्या कि जो बात सीरियस हो जाती है, उसमें डॉक्यूमेंट में ऐसा है कि उसको इस तरह से लिखा गया है, इस तरह से डाला गया है कि ऐसा लगे कि फादर स्टैन स्वामी जो है उनका संबंध माओवादियों से है, जो एक आतंकवादी गिरोह है, उन लोगों से है जिनका काम ही है कि विद्रोह करना। और फादर स्टैन स्वामी का लिंक उनसे है और वो उनके सदस्य हैं, ऐसा पढ़ने से लगता है। जो डॉक्यूमेंट प्लांट किया गया है, इस तरह से उसको बड़े ढंग से बनाया गया है और उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये फादर स्टैन स्वामी जो हैं वो माओवादियों के सदस्य हैं। और भीमा कोरेगांव में जो माओवादियों का ही मीटिंग चल रहा था, उसके बाद फिर वो हिंसा में बदल गया। तो इन्होंने एनआईए ने इनको गिरफ्तार किया, फादर स्टैन स्वामी को, और कहा कि आप उनके सदस्य हैं और इस तरह से उनको गिरफ्तार करके और जेल में डाल दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि अब एक बात आप देखिए कि पहली बात कि स्टैन स्वामी की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं कि वो भीमा कोरेगांव कभी वो गए ही नहीं। और दूसरी बात, वो इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने माओवादियों से उनका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि वो आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के हक के लिए वो लड़ रहे थे। उनका सरकार से उनकी लड़ाई थी, ना कि उनके कोई लिंक कर रहे थे माओवादियों से, उनका कोई लिंक था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो इस बात से बार बार वो इनकार कर रहे थे। उनका वीडियो भी वायरल हुआ है और इंटरनेट पर अवेलेबल है। और इसमें दूसरी बात ये है कि जो एक्सपर्ट्स थे कुछ, उन्होंने संदेह जताई है कि उनकी जो डॉक्यूमेंट जो मिले हैं उनके स्टैन स्वामी के कंप्यूटर से, उस पर उन्होंने उसकी ऑथेंटिसिटी पे, उनकी जो मतलब वो सच प्रामाणिकता पर उन संदेह जताई है। और तीसरी बात ये है कि जो संदेह था, और स्टैन स्वामी कह रहे थे कि मैं कभी भीमा कोरेगांव गया ही नहीं और ना ही मेरा माओवादियों से कोई लिंक है। तो अमेरिकी फॉरेंसिक फर्म ने अपनी जांच में ये साबित कर दिया कि ये स्टैन स्वामी का कंप्यूटर में 50 से भी अधिक इस तरह के फाइलें डाली गई हैं और वो ऊपर से प्लांट किए हुए हैं किसी हैकर के द्वारा। तो ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। तो इसमें फिर इनको माओवादियों से क्यों लिंक किया जा रहा है वो मैं आपको भी बताती हूँ कि माओवादियों से क्या है ऐसा मामला। तो एक एल्गर परिषद है, एक संस्था है
जो माओवादी के सदस्यों द्वारा आयोजित है और कार्यक्रम निर्माण करती है, जिसमें कि उनका काम होता है कि विद्रोह विचारों को फैलाना। अब ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसके जो संयोजक हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, वो रिटायर्ड जस्टिस कोलसे पाटिल और पीबी सावंत ये हैं। वे खुद एल्गार परिषद के मुख्य ऑर्गेनाइज़र और एकमात्र फंडर भी थे इस एल्गार परिषद के। तो ये दो जो व्यक्ति हैं, यही इस संस्था के फाउंडर हैं। और इसमें कोलसे पाटिल ने कहा कि उनका, अब देखिए क्या उन्होंने कहा और किस तरह से फादर स्टैन स्वामी को फंसाया गया, ये बिल्कुल ही सामने आ रही है ये बात कि कोलसे ने कहा कि हम शुरू से ही इस बात में खुले तौर पर कह रहे हैं कि हमने सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का संदेश फैलाने के साधारण मकसद से एल्गार परिषद का आयोजन किया है। तो इस एल्गार परिषद का आयोजन करने का मामला क्या है कि जो सांप्रदायिक ताकत है जो गलत करती है, उससे लड़ने का इनका मकसद है। जनवरी का अब महीना था तो संदिग्ध पुणे के एक व्यवसायी ने 1 जनवरी भीमा कोरेगांव हिंसा, जिसमें एक व्यक्ति मारा भी गया था, और एल्गार परिषद में किए गए क्रांतिकारी भाषणों का। अब एल्गार परिषद में कोई मीटिंग हुई बड़ा, और उसमें जो भाषण दिए गए वो होंगे थोड़ा, उनकी जो भाषणों में थोड़ा विद्रोह होगा, सरकार के खिलाफ होगा। तो भीमा कोरेगांव में जो घटना घटी, हिंसा किया गया, लोग पत्थर मारने लगे और इस तरह से लोग जोश में आ गए। तो उस एल्गार में जो परिषद को ही उसके क्रांतिकारी भाषणों को जिम्मेदार ठहराते हैं, और पुणे की पुलिस ने घरों पर जाकर छापा मारा और 10 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। 28 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उन्हें प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक्टिव मेंबर होने का आरोप लगाया है। अब बात यह है कि यहाँ तक दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश भी इसमें शामिल थी। जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके नाम आप सुने कि वीवी राव, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा और वर्नोन गोंजाल्विस ये लोग हैं जिनके लिए जस्टिस सावंत और कोलसे क्या कहते हैं ये सुनिए कि ये एक साजिश है। नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी सरकार द्वारा निर्देशित एक जो राज्य की ज़्यादतियों के खिलाफ बोलने वाले कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके अपने आलोचकों को चुप कराने का ये प्रयास करती है। मतलब बीजेपी की जो पार्टी है, वो जिसकी सरकार चल रही है, वो अपने खिलाफ बोलने वाले, जो भी उनकी बुराई और उनकी गलतियों को निकालने वाले लोगों को गिरफ्तार करती है और उसको चुप कराने के प्रयास करती है। और आगे कहते हैं कोलसे पाटिल कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम मैंने ऊपर पढ़े, उन लोगों को, उनमें से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। और आगे ये भी कहते हैं कि भीमा कोरेगांव के मामले में अधिकांश आरोपियों को तो मैं जानता भी नहीं। तो फिर स्टैन स्वामी को कैसे जानते हैं, ये एनआईए से सवाल है। पहला सवाल कि स्टैन स्वामी ने जब वो गए ही नहीं भीमा कोरेगांव, तो क्या, किस तरह, क्यों उनको गिरफ्तार किया गया। दूसरा सवाल ये कि आपके एनआईए के अंडर जब ये केस था, तो उसके बाद 5 जून को आखिरी डॉक्यूमेंट जो डाला गया, उनको प्लांट किया गया, वो किस तरह किया गया। आखिरी हो चाहे जितने भी 50 डॉक्यूमेंट के बारे में कहा जा रहा है, वो किस तरह डाला गया जब एनआईए के अधिकार में उनका कंप्यूटर था। इसमें आप नेट पर अवेलेबल है उनकी स्टैन स्वामी के जो उन्होंने कहा है, बहुत दुखदाई है। उन्हें 84 इयर्स में उनकी मृत्यु हो गई जेल में। हालांकि आखिरी वक्त में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और वेंटिलेटर में रखा गया और उसके बाद उनकी मृत्यु होती है। लेकिन
जितने दिन भी वो जेल में अंदर थे, उतने दिन उनको ना तो स्लीपर दिया गया, चप्पल भी नहीं दिया गया, और ठीक तरीके से उनका कोई बिस्तर वगैरह नहीं था, उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का भी ध्यान, कई दवाइयाँ खा रहे थे वो, उनका उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और उनके साथ जो बाकी गिरफ्तार थे वो उनका ख्याल रखते थे, ऐसा उन्होंने वीडियो में कहा है स्टैन स्वामी ने खुद। तो ये बहुत दुखद बात है कि हमारी जो नगर पालिका न्यायपालिका है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। अब देखना है कि वो कब लोग आवाज़ उठाते हैं और कब इस पर बातचीत होती है। और ये तो बहुत खुशी की बात है कि अमेरिका के जो फॉरेंसिक फर्म थी वो उन्होंने इस बात को खुलासा कर दिया, नहीं तो ये देश में शायद ये स्टैन स्वामी जैसे लोगों का उठना और लोगों के लिए कुछ करना बंद हो जाएगा। क्योंकि स्टैन स्वामी जो थे वो आदिवासियों के हक के लिए लड़ रहे थे सरकार से, और सरकार से लड़ने का मतलब है यहाँ पे मृत्यु हो जाती है जेल के अंदर। इस तरह से स्टैन स्वामी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो न्यायपालिका जो है, उनके जजेस हैं, उनके केस को फिर से उठाया जाए और इसको जो डॉक्यूमेंट उन्होंने फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट उन्होंने का खुलासा किया है तो इस पर फिर से गौर किया जाए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि हमारी उच्च न्यायालय करेगी। धन्यवाद।